तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है ये हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। देखिए विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स ऐसे कार्बनिक तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं जो हमारा शरीर बनाता तो नहीं है, किंतु यह भोजन के माध्यम से हमारे शरीर को प्राप्त होता है। इसका मुख्य स्रोत दूध और कई प्रकार के हरी सब्जियाँ होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये विटामिन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में निर्मित नहीं होता है, बाह्य रूप से हम भोजन के द्वारा लेते हैं। अब विटामिन्स जो है इनका मुख्य काम क्या होता है? देखिए विटामिन्स का मुख्य काम होता है कि ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है या ये हमें कई प्रकार के रोगों से बचाती है। साथ ही साथ विटामिन जो है किसी भी प्रकार की ऊर्जा हमें नहीं देती है, ये 0 कैलोरी पे काम करता है, लेकिन इनसे हमें पोषण तो नहीं मिलता, लेकिन रोगाणु से और विषाणु से लड़ने में बहुत सहायता करती है। हर प्रकार के विटामिन का अपना अलग अलग काम होता है और इन विटामिनों के द्वारा हमारा शरीर जो होता है वो विकसित भी करता है। अब देखिए विटामिन्स की खोज किसने की ये पहले जान लेते हैं। देखिए फंक ने 1912 में विटामिन्स के बारे में पूरी दुनिया को बताया और पूरी दुनिया इससे अवगत हुई कि किस प्रकार कौन विटामिन क्या काम करता है। फंक के इस सिद्धांत के आधार पर विटामिन्स को मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के में बांटा गया। उसके बाद फिर फंक ने और रिसर्च किया जिसमें विटामिन बी को और अलग अलग भागों में बांटा गया। इसका बारे में हम लोग पूरा जानेंगे इस वीडियो में और इसका कुछ ट्रिक्स भी जानेंगे जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी कि कौन सा विटामिन का क्या काम होता है और किस विटामिन में किस प्रकार के रासायनिक नामों का उपयोग किया जाता है। देखिए वैज्ञानिक रूप से या बायोलॉजिकल रूप से विटामिन्स को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक वो ग्रुप जो जल में पूरी तरह घुलनशील होता है और एक वो ग्रुप जो जल में पूरी तरह अघुलनशील होता है। जहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन्स का श्रेणी में जो आते हैं वो विटामिन बी और विटामिन सी। वहीं जो जल में पूरी तरह घुलनशील नहीं होता है वो होते हैं कीड़ा। अब विटामिन कीड़ा क्या अर्थ है? देखिए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है इसको मैंने शॉर्ट से कीड़ा कहा है ताकि आपको याद करने में आसानी होगी कि कीड़ा शब्द अर्थात वो विटामिन जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो वैसे विटामिन जो जल में घुलनशील नहीं होते वो कौन कौन है? वो है पहला विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये सब विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। अब देखिए हम लोग कुछ ट्रिक्स के द्वारा ये जानेंगे कि विटामिन जो होता है वो रासायनिक नाम से किस प्रकार जाना जाता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ये ट्रिक है रथ पर एक टॉफ़ी। रथ पर एक टॉफ़ी बहुत इजी ट्रिक है, सुनने में थोड़ा अटपटा लगता होगा, लेकिन इससे हम लोग जान जाएंगे कि इतने विटामिन्स का क्या क्या रासायनिक नाम है। सबसे पहले आप रथ पर एक टॉफ़ी में अगर इस पर को हटा दें तो क्या आता है? रथ एक टॉफ़ी। अब रथ का पहला वर्ड है आर या रॉ। तो रॉ जो है वो विटामिन ए के लिए डिनोट हुआ है। क्योंकि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रॉ से ही पहला शुरू होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने रॉ का यूज़ किया है। अर्थात विटामिन ए से जो रॉ पहला अक्षर है उससे होता है रेटिनॉल, जो रथ का रॉ से आ गया। थॉ से जो रथ का दूसरा अक्षर होता है, तो विटामिन बी का जो थॉ है इससे होता है थायमीन। विटामिन सी के लिए यूज हुआ है जहाँ हम लोगों ने लिखा था एक, ए का एक लिखा था, तो इस ए के लिए हम लोगों ने विटामिन सी में ए का यूज़ किया और इससे होता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। उसी तरह विटामिन डी के लिए जो एक था उसमें क जो लास्ट आ रहा था तो वो क से हो गया कैल्सिफेरॉल। क्या होता है? कैल्सिफेरॉल। उसके बाद विटामिन ई के लिए जो टॉफ़ी बचता है, जो टॉफ़ी वर्ड है उसका टॉ, उसका यूज करेंगे तो विटामिन ई के लिए टॉ से क्या हो जाता है? टेकोफेरॉल। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग का बचता है फी। तो विटामिन के लिए फी का अर्थ क्या हो जाएगा? फेलोक्विनोन। तो फेलोक्विनोन ये सभी जो है एक विटामिन्स के रासायनिक नाम हैं और इसी के द्वारा हम जानेंगे कि किस किस प्रकार का विटामिन का नहीं होने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जैसे यदि विटामिन ए नहीं होगा हमारे शरीर में तो हमें रतौंधी या संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अर्थात यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो हमें शाम के वक्त या बोल सकते हैं रात के वक्त अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है। ये बीमारी जो होता है ये अधिकतर गर्भस्थ महिलाओं में देखा जाता है। जो महिला प्रेगनेंसी के दौरान रहती है उनके दौरान ये बीमारियां ज़्यादा देखी जाती है, इसलिए उन्हें अधिक मात्रा में विटामिन ए देने की ज़रूरत होती है। अब विटामिन ए का स्रोत क्या क्या है? तो देखिए विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत है गाजर।
गाजर में भारी मात्रा में विटामिन ए होता है, पपीता भी है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वैसे खाद्य पदार्थ जिसका रंग पीला होता है, या वैसे हरे साग सब्जियाँ जिसका रंग या फल जो इसका रंग पीले रंग का होता है, वो सभी विटामिन ए के स्रोत होते हैं। इसका दूसरा बीमारी है संक्रमण रोग, या फिर ऐसे रोग जो आपके शरीर में किसी के द्वारा पहुंचाया जाता है, या किसी को छूने से, किसी के संपर्क में आने से, तो उससे भी ये विटामिन ए जो होता है वो हमें रक्षा करता है। विटामिन बी से बेरी होता है। देखिए बेरी एक तरह का ऐसा बीमारी है जिसमें आपके पैर और मांसपेशियां फूल जाती हैं, आपके शरीर में अलग प्रकार का सूजन होता है, जिससे आपका शरीर एक तरह से बोल सकते हैं कि क्रियाशील नहीं होता है। आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में बेचैनी लगेगी, शरीर में घबराहट होगा, और शरीर का जो सिचुएशन है वो आपसे हैंडल नहीं होगा, अर्थात शरीर स्टेबल रहेगा ही नहीं, तो आप काम कुछ नहीं कर पाइएगा। और ये अधिकतर चावल से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। जिन जिन क्षेत्रों में चावल ज़्यादा खाया जाता है और मुख्य आहार है, वहाँ पर ये बीमारी होने का अधिक खतरा होता है। अगला जो है वो है विटामिन सी, जिसको हम लोग स्कर्वी या मसूड़ों का फूलन कहते हैं। देखिए विटामिन सी जो है वो आमतौर पर भारत में लगभग 70% आदमी को होता है इसकी बीमारी विटामिन सी का, क्योंकि मसूड़ों का फूलना, अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो आपका ऑटोमेटिक मसूड़ा जो है वो फूल जाएगा और उससे ब्लडिंग शुरू हो जाएगा। और इसके लिए डॉक्टर्स आपको विटामिन सी की गोलियां खाने का निर्देश देते हैं, और साथ ही साथ इसमें स्कर्वी भी होता है। तो विटामिन सी का दो बीमारी कौन हो गया, स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। अब इसका स्रोत क्या है, इसको खाने का स्रोत है नींबू खा सकते हैं आप, आंवला खा सकते हैं, और ऐसे कई खट्टे पदार्थ खा सकते हैं जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। देखिए अगला जो है वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये इससे या इसके कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स एक ऐसी बीमारी होती है जो बच्चों में पाया जाता है। इसके द्वारा बच्चों के हड्डियों का आकार जो होता है वो टेढ़ापन आ जाता है, या फिर उनका हड्डियां सही विकास नहीं कर पाता है। तो इनसे बचने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, इस बीमारी से बचने के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप सूर्य की रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करें। अर्थात यदि बच्चों को कुछ हद तक सूर्य का रोशनी प्राप्त होता है, क्योंकि विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य ही है। तो अगर आप बच्चों को सूर्य का प्रकाश या सूर्य की रोशनी कुछ हद तक देते हैं तो उन्हें रिकेट्स जैसी बीमारियों से बचाया जा सकता है। और इससे क्या होता है, इसकी बीमारी में हमारे हड्डियों में टेढ़ापन आ सकता है। अगला जो है वो है विटामिन ई। देखिए विटामिन ई जो है इससे नपुंसकता या बोल सकते हैं कि बांझपन जैसी बीमारी होने का खतरा होता है। ये जो होता है अधिकतर महिलाओं में होता है, और कई जगहों पर पुरुषों में भी ये पाया जाता है। इससे महिलाओं और पुरुषों के जो अंडाणु होते हैं और शुक्राणु होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार के बोल सकते हैं शिशु का निर्माण में बहुत दिक्कत होता है, और इसके कमी से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। अर्थात ये नपुंसकता का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। अब इस बीमारी को दूर करने के लिए आपको अधिकतर मात्रा में अच्छे जो डॉक्टर्स हैं जो सलाह देंगे जिस प्रकार के वस्तुओं के भोजन का और टैबलेट्स का उनका उपयोग करना होगा। देखिए अगला जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये है विटामिन के। विटामिन के बचपन से हम लोग को बहुत उपयोगी करता है, क्योंकि हम लगातार बचपन में बहुत खेलते कूदते हैं और कहीं ना कहीं तो हमें चोट लगती ही है, और जब चोट लगती है तो वहाँ पर ब्लीडिंग्स होना शुरू हो जाता है, और जब खून हमारे शरीर से बाहर निकलता है तो हम रोने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो खून क्या होता है, वहाँ सूख जाता है, और सूख करके वहाँ पपड़ी जैसा एक परत बन जाता है जो क्या करता है, उस खून को रोकता है। तो खून में ये जो पपड़ी बनता है, या आप बोल सकते हैं खून के थक्के को जो जमा करके ब्लडिंग को रोकता है, यही तो विटामिन के का काम होता है। अर्थात विटामिन के द्वारा हमें रक्त का थक्का जमने में हेल्प किया जाता है। यदि आपको विटामिन के आपके शरीर में नहीं है तो आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमेगा। शरीर का जो खून होगा वो अगर कहीं कट गया तो धड़ाधड़ बहना शुरू हो जाएगा, और इससे आपके शरीर में ब्लीडिंग्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हो सकता है कि इस दौरान आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए विटामिन के द्वारा हमारे ब्लड प्लेट्स में बहुत अधिक मात्रा में खून के थक्के को बनाने की क्षमता विकसित होती है। वहीं देखिए दूसरी ओर अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर विटामिन बी के बारे में। देखिए फंक ने विटामिन बी को कुछ मुख्य भागों के रूप में बांटा। उनके अनुसार विटामिन बी जो है वो बहुत तरह में पाए जाते हैं। जैसे उन्होंने विटामिन बी को B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 में बांटा। देखिए एक B11 भी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि B1 जो है इसके लिए ये पूरा जो श्रेणी है इसमें भी इनके जो रासायनिक नाम है उसको भी मैंने एक ट्रिक में बांट दिया है।
और ये ट्रिक है ट्रेन पुल पर फास्ट चली। ध्यान से सुनिएगा, TRN, यहाँ मैंने स्पेलिंग थोड़ा गलत बताया, ट्रेन TRN होता नहीं है, लेकिन मैंने एक ट्रिक का यूज़ किया तो आपको याद करने में आसानी होगी। इसके रासायनिक नाम क्या है? ट्रेन TRN, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। अब देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है। B1 का T होता है तो T से हो जाएगा थाइमाइन। अगर थाइमाइन नहीं हो बॉडी में तो इससे हमारे शरीर को बेरी बेरी बीमारी हो सकती है। दूसरा B2 का होता है ट्रेन का R, तो R से होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन एक ऐसी बोल सकते हैं रासायनिक होता है, या एक ऐसा रसायन होता है, एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में ड्राई स्किन को आने से रोकता है। यदि इसकी कमी होगी तो कौन सा बीमारी होगा? ड्राई स्किन का बीमारी होगा, मतलब शरीर सूखने लगेगा, शरीर का जो चमड़ा होगा वो बहुत जल्दी फटने लगेगा और ब्लीडिंग आता है जो ठंड में ज़्यादा देखा जाता है। अगला जो है ये B3, इसमें N से डिनोट किया गया है और इसका जो रासायनिक नाम है वो है निएसिन, और निएसिन से पेलेग्रा हो सकता है। अगर इसकी कमी हो तो क्या होगा? पेलेग्रा हो जाएगा। और साथ ही साथ B3 की कमी से 4D सिंड्रोम भी होता है। अगला जो है वो है B5। देखिए B4 है नहीं तो B4 के बारे में उतना मुझे पता नहीं है, और हो भी सकता है उससे भी कोई बीमारी हो, लेकिन लिस्टिंग के आधार पे हमें B5 को ही देखना है। B5 जो होता है इसको हम लोगों ने डिनोट किया पुल से। जो ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली में तो हम लोग पुल से लेते हैं, और पुल से इसका रासायनिक नाम निकलता है पेंटोथेंटिक एसिड। पेंटोथेंटिक एसिड। अब ये जो होता है ये एक रेयर होता है, इसलिए रेयर होता है क्योंकि ये इसका लक्षण है, अगर इसका कमी हुआ तो हमारे बाल जो होंगे वो सफ़ेद हो जाएंगे। अर्थात देखिए बहुत आपको 100 या 1000 में कुछ ही लोग ऐसे मिलेंगे जो कम उम्र में जिसके बाल जो होते हैं वो सफ़ेद होने लगते हैं। तो बहुत कोई का कहना होता है कि इसमें गैस का प्रॉब्लम है, हो सकता है, लेकिन कई जगहों पर यह भी देखा जाता है कि यदि आपके शरीर में B5 की कमी अर्थात पेंटोथेनिक एसिड की कमी होगी तो आपके बाल सफ़ेद होने लगेंगे। देखिए अगला जो ये है वो है B6। इसका जो रासायनिक नाम है ये है पायरोडॉक्सिन, जो पर से लिया गया है। पुल पर फास्ट चली इससे पर से लिया गया है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। इससे एनीमिया होने का खतरा होता है। ये त्वचा रोग से भी बहुत संबंधित है। तो हमारे त्वचा का जो रंग होता है वो डिस्कलर हो जाता है, धब्बे आने लगते हैं, फुंसी निकलने लगता है, शरीर में कई प्रकार के ऐसे बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जैसा दिखने लगता है शरीर, जिससे त्वचा का रंग बहुत गंदा हो जाता है। अगला जो है वो है B7, जिसका ट्रिक यूज़ हुआ है बहुत, तो इसको हम ब्लोटन बोलेंगे क्योंकि B जो है बहुत, तो ये इसका रासायनिक नाम ब्लोटिन होता है, और इससे हेयरलेस और लकवा होने की बीमारी होती है। बहुत लोगों के बाल झड़ते हैं और उन्हीं लोगों में ज़्यादा देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ उनमें लकवा की भी बीमारी बढ़ जाती है। तो यदि आप B7 का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। अधिकतर मात्रा में B7 जो होता है वो प्याज में पाया जाता है। तो आज से ये ज़रूरी नहीं कि आप 2-3 किलो प्याज खाना शुरू कर दें, बस डॉक्टर से सलाह लें और B7 का उपभोग करें, ताकि आपका हेयर लॉस जो होता है, क्योंकि महिलाओं में हेयर लॉस की जो ये होती है बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। एक बार कंघी करने पर लगभग इतना बाल उनका निकल जाता है, बहुत महिलाओं का। तो ये जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम है ये किसके कारण होता है? B7 के कारण। साथ ही साथ ये एक तरह से लकवा मारने की बीमारी भी होती है। तो यदि आपको ब्लोटिन की शिकायत है, ब्लोटिन की कमी है, तो आप इसका जल्दी से उपचार करें। अगला जो है वो है B9। देखिए B9 को हम लोग फास्ट से डिनोट करते हैं और इसका जो रासायनिक नाम है वो है फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड भी एनीमिया को ही दर्शाता है, यानी इसके द्वारा भी त्वचा में कोई ना कोई बीमारी होगा ही होगा। अगला जो है वो B12, जो इसको हम लोग बोलते हैं चली, अर्थात शॉर्ट ट्रिक में चली से केबोलोमाइन। अब केबोलोमाइन से क्या होता है? इससे भी एनीमिया होता है। और इन जो एनीमिया, देखिए मुख्य रूप से एनीमिया कहाँ कहाँ हो रहा है? B12 में हो रहा है, B9 में हो रहा है और एक B6 में हो रहा है। तो इन तीनों का जो प्रकृति है एक ही होता है, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ये अंतर होते हैं। जैसे B12 से पांडु रोग या एनीमिया तो होता ही है, साथ ही ये एलर्जेटिक भी होता है। अगर आपको इसकी बीमारी को दूर करना है तो आपको कलेजा खाना होगा, जो बकरों का होता है या फिर जो मांस मछली लोग खाते हैं उसमें, और अधिक मात्रा में पौष्टिक या प्रोटीन से युक्त चीज़ों को खाना पड़ेगा। देखिए अब सबसे लास्ट जो B11 है इसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए B11 जो है ये नॉट ऑन द लिस्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से हमें पेचिस जैसे रोग हो सकते हैं। इसका रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे शरीर के लिए।
तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस किस विटामिन से हमारे शरीर में क्या क्या तरह की बीमारियां हो सकती है यदि उनकी कमी होती है, और यदि हम उन्हें सामान्य रूप से संतुलित रूप से लेते हैं तो हमारे शरीर को इन बीमारियों से लड़ने में बहुत ज़्यादा सहायता होगी। आशा करते हैं कि विटामिन के इस पूरे चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।